नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सुमित्रा नंदन पंत। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा मैं देरी से बना रहा हूं, लेकिन अगर आप यूनिट 5 के अंतर्गत देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत की कुछ कविताएं आपको पढ़नी है। तो उसके पहले हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सुमित्रा नंदन पंत का क्या मूल्यांकन रहा है और कौन कौन से कथन महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को पूछा जाता रहा है कवियों से जोड़ते हुए। तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत के विषय में आचार्य शुक्ल का क्या मानना है और हमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कैसे कथनों को ध्यान में रखना है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत के विषय में उन्होंने आधुनिक काल, प्रकरण 4, काव्यखंड, नई धारा, तृतीय उत्थान के अंतर्गत इनके बारे में चर्चा की है और दूसरे नंबर पर इन्होंने रखा है। खास तौर से आप देखेंगे कि ये जो कालखंड है वो छायावाद से जुड़ा हुआ है। तो पहले नंबर पर प्रसाद और दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत है, लेकिन उम्र के हिसाब से देखेंगे तो निराला का स्थान आना चाहिए था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दूसरे नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत को अपनी पुस्तक में जगह दी है। और जब इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि तुलसीदास के बाद अगर सर्वाधिक कोई किसी कवि पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है तो वो पंत का नाम आता है। लगभग 14 पेज इन्होंने पंत के ऊपर लिखा है। तो एक तरीके से प्रमुख कवि के तौर पर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और उन्होंने छायावाद के प्रवर्तक के तौर पर भी सुमित्रा नंदन पंत को देखा है। तो हो सकता है कि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हमें परीक्षाओं में उतरना है तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। चलते हैं, बात करते हैं हम सीधे लेक्चर पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पंत जी की रचनाओं का आरंभ संवत 1975 से समझना चाहिए। संवत 1975 यानी 1918 ईस्वी के आसपास से पंत जी की रचनाओं का आरंभ समझना चाहिए। इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में, जिसमें हृतंत्री के तार भी हैं, संग्रहित हैं। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। जब आप पंत के बारे में पढ़ेंगे तो बार बार 2-3 शब्द आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, चित्रमयी भाषा, रमणीय कल्पना। आगे देखेंगे तो अप्रस्तुत योजना, रहस्यवाद, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पहले पॉइंट में हमने चर्चा की कि सुमित्रा नंदन पंत की प्रारंभिक कविताएं जो कि वीणा में, हृतंत्री के तार में भी संकलित दिखाई पड़ती हैं, और ये प्रारंभिक कविताएं गीतांजलि से प्रभावित हैं। ठीक है, और इसी कारण चित्रमयी भाषा और रमणीय कल्पना का ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया है। चित्रमयी भाषा बहुत सारे विद्यार्थियों को हो सकता है कि न समझ में आए, तो बिंब प्रधान जो भाषा होती है उसी को चित्रमयी भाषा भी छायावाद की शब्दावली में कहा जाता है। आगे लिखते हैं कि गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है। हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिम ओर, विहंगरव बनकर मैं चितचोर, गा रहा था गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहां भी शोक। तो गीतांजलि का प्रभाव कैसे दिखाई पड़ता है सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर, यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से हमने देखा। अब ज्यादा इसकी प्रामाणिकता के लिए वक्त रहे तो गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है उसका अगर अध्ययन करेंगे तब सही मायने में इन पंक्तियों को पकड़ पाएंगे। फिलहाल हम यही ध्यान में रखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर गीतांजलि या रविन्द्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव रहा है। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि पर पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही, वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। लिखते हैं कि गीतांजलि का प्रभाव है, उसके रहस्यात्मकता का भी प्रभाव है, लेकिन अंततः देखा जाए तो पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही है, किसी से प्रभावित नहीं माना जाएगा, बल्कि
इनके स्वभाव के अनुसार ही है। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो, यानी कि जो छायावाद की रहस्य भावना है उससे अलग तरीके की रहस्य भावना पंत जी की है। लिखते हैं, उनकी जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में भी कई जगह पाई जाती है। शुक्ल जी पंत जी की खास विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति उनकी खास विशेषता है, जो कि वीणा नामक काव्य संग्रह में कई जगहों पर दिखाई पड़ता है। सौंदर्य का आह्लाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है जिनके प्रस्तुत रूपों की सौंदर्यानुभूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग खुल जाते हैं। वीणा की कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया है। सामान्य तौर पर देखिए, वीणा एक काव्य संग्रह भी है और कविता भी है, तो इसको आपको दोनों को देखकर चलना पड़ेगा। वीणा से ये पंक्ति उठा ली गई है और ये पंक्ति आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगी। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना, निराकार तुम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया दुत जग जाल में धरकर नाम रूप नाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन नवजीवन फिर सीखा जग ने अपनाना। तो ये सभी पंक्तियां कहां से उठाई गई हैं? वीणा की कविताओं से ली गई हैं। उस मूर्तिमती लाक्षणिकता का आभास जो पल्लव में जाकर अपनी हद को पहुंची है, वीणा से ही मिलने लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ना भी एक चुनौतीपूर्ण है। कब वे कौन सी बात कह देते हैं तो उसको कैसे हम कनेक्ट करें, यहाँ पर हमें देखना है। अभी वो बात कर रहे थे वीणा की, लेकिन आगे बता रहे हैं कि मूर्तिमती लाक्षणिकता का जो आभास पल्लव, अब आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि पल्लव का आखिरकार प्रकाशन कब हुआ है। आप देखेंगे किताबों में कई जगह पे पल्लव 1926 लिखा गया, इसका ये प्रथम संस्करण था, और कई जगह किताबों में 1928 भी लिखा गया है। ज्यादातर 1928 को ही हम परीक्षाओं में देखते हैं इसके आंसर्स को, तो दोनों ईयर को आप ध्यान में रख सकते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि वीणा में जो मूर्तिमती लाक्षणिकता प्रस्तुत की गई थी, रहस्य भावना प्रस्तुत की गई थी, वो आकर पल्लव में एकदम अपने चरम स्थिति में हद को पहुंची है। हद हद शब्द का प्रयोग आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी करते हैं, तो हद को पहुंची है मतलब उच्चतम स्थिति में पहुंची है। लेकिन इसकी शुरुआत हमें वीणा से ही दिखने लगती है या फिर वीणा से ही मिलने लगता है। और लिखते हैं आगे, मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया, अंधकार का अड़सित अंचल अब द्रुत ओढ़ेगा संसार, जहां स्वप्न सजते श्रृंगार। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छायावाद की जो खास विशेषता है लाक्षणिकता। पंत के बहाने हम छायावाद की विशेषताओं को भी देखेंगे कि रहस्य भावना के बारे में बातचीत कर ली गई, चित्रमयी भाषा के बारे में बात हो गई, लाक्षणिकता मूर्तिमती लाक्षणिकता का आभास इन पंक्तियों में हमें दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं कि वीणा के उपरांत ग्रंथि है। अब चर्चा हो रही थी वीणा, अब अचानक एक दूसरी कविता के बारे में बात करने लगते हैं जिसका प्रकाशन 1920 में हुआ है। और इसको इसीलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि किताब में जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पहले वीणा की बात की गई है जो कि 1927 में प्रकाशित। वीणा कविता पहले प्रकाशित हुई थी, 1920 के आसपास में ही हुई थी, लेकिन काव्य संग्रह के तौर पर 1927 में इसका प्रकाशन हुआ। तो अभी ऊपर वीणा की बात की जा रही थी, उसके संदर्भ में यहाँ पर उपरांत लिखा गया, यानी इस पढ़ने के क्रम में यह शब्द आया हुआ है कि अब हम ग्रंथि पर बात करें तो ग्रंथि है असफल प्रेम की। ग्रंथि में असफल प्रेम की कविता लिखी गई। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश कर फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया गया है। ग्रंथि एक तरीके से आप देखें तो ये मनोभाव है। जिस प्रेम की चर्चा की जा रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद अपने एक निबंध श्रद्धा भक्ति में प्रेम, प्रीति, श्रद्धा, भक्ति इन सभी बिंदुओं पर
विस्तार से बात की है। तो ग्रंथि क्या है? एक मनोभाव है और जिसमें असफल प्रेम की चर्चा पंत जी ने की है। और क्यों की है? लिखा कि युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश उसके उसका प्रवेश हुआ, फिर वो विषाद मतलब उसका प्रेम क्या रहा? असफल रहा। इस तरीके की संभावना या फिर इस तरीके की परिस्थितियां चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में आई भी होगी। ठीक है, सबका प्रेम सफल नहीं होता है, ज्यादातर लोगों का प्रेम क्या होता है? असफल होता है, तब निकलती है कविता ग्रंथि। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। शुक्ल जी जब भी कवियों का मूल्यांकन करते हैं तो प्रसंगों की नई उद्भावना पर उनका जोर रहता है। जब आप सूरदास को पढ़ेंगे, तुलसीदास को पढ़ेंगे, तो ये वाक्य आपको बार बार वहां पर दिखाई पड़ेगा। लिखते हैं कि करुणा और सहानुभूति से प्रेम का स्वाभाविक विकास प्रदर्शित करने के लिए जो वृत्त उपन्यासों और कहानियों में पाए जाते हैं, जैसे डूबने से बचाने वाले, अत्याचार से रक्षा करने वाले, बंदीगृह में पड़ने या रण क्षेत्र में घायल होने पर सेवा शुश्रूषा करने वालों के प्रति प्रेम संचार, उन्हीं में से चुनकर भावों की व्यंजना के लिए रास्ता निकाला गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गद्य में प्रेम को अलग तरीके से दिखाया जाता है, जबकि पद्य में प्रेम को अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। झील में नाव डूबने पर युवक डूबकर बेहोश होता है और आंख खोलने पर देखता है कि एक सुंदरी युवती उसका सिर अपने जंघे पर रखे हुए उसकी ओर देख रही है। इसके उपरांत दोनों में प्रेम व्यापार चलता है, पर अंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार को न सहन करके उस युवती का ग्रंथि बंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कविता 1920 के आसपास की है और लग रहा है कि कहीं 2023 में ही तो नहीं लिखी गई है, क्योंकि इस तरीके की स्थितियां अभी भी समाज में बनती हैं। तो यहाँ पर स्वच्छंद तरीके का बताया जा रहा है कि ये समाज जो है बीच में आड़े आ जाता है। आगे चलकर इसी के आधार पर अज्ञेय नाम के कवि हैं, आपने इनके पूरे नाम को अपने दिमाग में दौड़ा लिया होगा, जो कि अपनी कविताओं में बार बार व्यक्ति वर्सेज समाज दोनों के द्वंद्व को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अज्ञेय के मन में भी ये अचानक नहीं आया हुआ है, उसके पहले पंत जैसे कवियों ने इसकी चर्चा कर दी है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि यही ग्रंथि बंधन उस युवक या नायक के हृदय में एक ऐसी विषाद ग्रंथि डाल देता है जो कभी खुलती ही नहीं। समाज के द्वारा किसी प्रकार स्वभावतः उठा हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है। इस कहानी द्वारा कवि को यही दिखाना था। तो ग्रंथि कविता को आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो धीरे धीरे उसके विषय वस्तु से आप परिचित हो गए होंगे। यद्यपि प्रेम का स्रोत कवि ने करुणा की गहराई से निकाला है, पर आगे चलकर उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार हास विनोद की झलक भी दिखाई है। कहानी तो एक निमित्त मात्र जान पड़ती है, वास्तव में सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति और आशा, उल्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि की अलग अलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा बढ़ा प्रदर्शन है। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया कि पंत जी की पहली अगर प्रौढ़ कोई रचना है तो पल्लव है, और कारण ये है कि अपनी प्रतिभा से इस कविता को उन्होंने लिखा, साथ में पुरानी काव्य पद्धतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी इसमें प्रदर्शित की गई है। और इसीलिए आगे चलकर एक पुस्तक लिखी जाती है पल्लव की भूमिका। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि पल्लव की भूमिका किसने लिखी हुई है। ये पल्लव सामान्य रूप से काव्य संग्रह नहीं रहा। आपने देखा होगा कि तमाम हिंदी में कविताएं लिखी गई, लेकिन किसी खास काव्य संग्रह की भूमिका किसी अन्य समकालीन कवि ने लिखा हुआ है। तो कमेंट्स जरूर करके आप बताइए। आगे लिखते हैं कि इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण में भरी सी पाई जाती हैं। यानी जो पल्लव है उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखिए। चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य और अप्रस्तुत विधान, ये ऐसी शब्दावलियां हैं जो कि बार बार आपको सुमित्रानंदन पंत को पढ़ते हुए ध्यान में रखना पड़ेगा। लिखते हैं कि वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। यानी जहां वीणा पर शुरुआत में बताया गया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का गीतांजलि का प्रभाव है, दूसरी तरफ अंग्रेजी कविताओं का भी प्रभाव यहाँ पर बताया जा रहा है।
लिखते हैं कि कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और अशक्त हैं, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं, जैसे नयनों के बाल, आंसू। ये शब्द प्रयुक्त करते हैं बार बार, नयनों के बाल या फिर आंसू। बाल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जैसे मधुबाल, मधुप के बाल। शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्रायः मिलता है। कहीं कहीं वैचित्र के लिए एक ही प्रयोग में दो लक्षणाएं गुंफित पाई जाती हैं, अर्थात एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है, जैसे मर्म पीड़ा के हास। पहले हास का अर्थ लक्षण लक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है, फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने या अपने मन के लिए करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। हे बढ़ी हुई मर्म पीड़ा समझने वाले मन। इस प्रकार कहीं कहीं दो अप्रस्तुत भी एक ही उलझे हुए पाए जाते हैं, जैसे अरुण कलियों से कोमल घाव। पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के साधर्म से कली की उपमा दी गई, पर घाव स्वयं अप्रस्तुत या लाक्षणिक है और उसका अर्थ है कसकती हुई स्मृति। घाव शब्द का प्रयोग देखिए कैसे यहाँ पर लिया गया है। घाव मतलब दुख दर्द से नहीं बल्कि कसकती हुई स्मृति। स्मृति भी कई तरीके की होती है। कुछ स्मृतियां होती हैं जो आपके चेहरे पर खुशी लाती हैं, कुछ स्मृतियां होती हैं जो आपको दुखी कर देती हैं। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है, यानी यहाँ पर सीधे सीधे नहीं है, कुल मिलाकर वक्रता का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। बताते हैं कि गुंजन इन पंक्तियों में गुंजन की पंक्तियां, गुंजन इनका एक काव्य संग्रह रहा है पंत जी का, तो वहां से पंक्ति उठाई गई है। अरुण अधरव की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हास। तो देखिए पल्लव शब्द आया हुआ है, लेकिन ये पल्लव की कविता से नहीं है बल्कि गुंजन की कविता से लिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लिखते हैं आगे कि कहीं कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर और व्यंजक है। वे प्रकृति के व्यापारों के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणी व्यंजना करते हैं, जैसे तड़ित सा सुमुखी तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक मार उर्नी चीर, गुण गर्जन पर जब गंभीर मुझे करता है अधिक अधीर, जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान, पूर्व सुधि सहसा जब सुकुमार सरल सुख सी सुखकर सुर में, तुम्हारी भोली बातें कभी दोहराती हैं उर में। अब मैं पूरी पंक्तियों को नहीं बताऊंगा, आखिर की पंक्ति आप देख रहे हैं लिखा गया है तुम्हारी भोली बातें कभी दोहराती हैं उर में। अब ये भोली बातें जो है वही हमें कसकते हुए स्मृति के रूप में दिखाई पड़ती हैं। ये पंक्ति मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर इस चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में प्रेम इत्यादि पनपा ही होगा या फिर आया ही होगा, तो इसे आप समझने में बहुत ज्यादा आपको कठिनाई नहीं हो रही होगी। आगे बात करते हैं कि शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियों का स्वरूप बाह्य वस्तुओं के सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुओं के साम्य के लिए आभ्यंतर भावों या मनोव्यापारों की ओर संकेत किया जाता है, जैसे अचल के जब वे विमल विचार अवनि से उठ उठ कर ऊपर विपुल व्यापकता में अविकार लीन हो जाते वे सत्वर। हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्राय देखने को मिलता है कि रात में जो बादल खड्डों में भर जाते हैं वे प्रभात होते ही धीरे धीरे बहुत से टुकड़ों में बंटकर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चढ़ते दिखाई देने लगते हैं और अंत में अनंत आकाश में विलीन हो जाते हैं। ये पंक्तियों के लिए ही यहाँ पर इसका एक तरीके से भावार्थ दिखाया गया। इसका साम्य कवि ने अचल ध्यान में मन योगी से दिखाया है, जिसकी निर्मल मनोवृत्तियां उच्चता को प्राप्त करती हुई उस अनंत सत्ता में मिल जाती हैं। आगे लिखते हैं कि पर छाया विच विलास नक्षत्र ऐसी कविताओं में जहां उपमानों के ढेर लगे हुए हैं, बहुत से उपमान पुराने ढंग के खिलवाड़ के रूप में भी हैं, जैसे अहे तिमिर चरते शशि शावक इंदुदीप से दग्ध शलभ शिशु, सुचि उलूक अब हुआ बिहान अंधकार मैं मेरे उर आओ छिप जाओ अनजान। विच विलास नाम से यहाँ से कविता ली गई है। आपको पहले तो ध्यान में रखना है कि छाया नाम से भी
पंत ने कविता लिखी, वीची विलास और नक्षत्र, ये तीनों कविताएं पंत की हैं। पूछा जा सकता है, अब जैसे यूजीसी नेट के पैटर्न में सवाल पूछा जा रहा है कि प्रश्न दे दिया जा रहा है, 4 विकल्प दे दिए जा रहे हैं, फिर सही कूट मिलाया जा रहा है कि उसमें कौन सही है, ए और बी दोनों सही है, सी और डी सही है, इस तरीके से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो मान लीजिए इन तीनों कविताओं का नाम दे दिया जाता है, तो आप जान जाए कि ये पंत की कविता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि उपमानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इन पंक्तियों को आप देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही प्रतीत होगा। आगे नक्षत्र से भी कुछ पंक्तियां उठाई गई हैं कि बारी बेली सी फैल अमूल छा, अपत्र सरिता के कुल, विकसा और सकुचा, नवजात बिना नाल के फेनिल फूल। ये पंक्तियां नक्षत्र से उठाई गई हैं, सुमित्रा नंदन पंत से। अब यहाँ पर शुक्ल जी ने न सिर्फ इन पंक्तियों को उद्धृत किया है, बल्कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको समझाने का भी प्रयास किया। लिखते हैं कि सवेरा होने पर नक्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी। बस इतने से साधर्म को लेकर कवि ने नक्षत्रों को उल्लू बनाया है। यही क्या है, खिलवाड़ किया है। यहाँ पर नक्षत्र को उल्लू से इसकी तुलना कर दी है साधर्म के कारण। साधर्म क्या है कि सवेरा होने पर नक्षत्र छिप जाते हैं और साथ में उल्लू भी छिप जाते हैं। उल्लू की खास विशेषता है कि वो रात में ही जगते हैं। आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर नक्षत्र से तुलना की गई है। साफ सुथरे उल्लू सही, और उन्हें अंधेरे उर में छिपने के लिए आमंत्रित किया है। पर इतने उल्लू यदि डेरा डालेंगे तो मन की दिशा क्या होगी। कवि को यदि अपने हृदय के नैराश्य और अवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को बिना उल्लू बनाए भी काम चल सकता था। ये जब शब्द मैंने देखा तो वर्तमान समय में छोटे बच्चे अभी बहुत ज्यादा उल्लू बनाना शुरू कर दिए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से शुक्ल जी ने पंत जी की कविताओं का मूल्यांकन करते हुए हमें एक दृष्टि दी है। कहीं कहीं संकीर्ण समास पद्धति के कारण कवि की विविक्षित भावनाएं अस्फुट सी हैं, जैसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य, ऐ आतुर उर के सम्मान, अब मेरी उत्सुक आंखों से उमड़ो, मुग्ध दृष्टि की चरम विजय। अब ये 3 पंक्तियां दी गई। उन तीनों पंक्तियों का विश्लेषण शुक्ल जी ने कुछ इस तरीके से किया है। पहली पंक्ति में सम्मान शब्द उस सजावट के लिए आया हुआ है। ये देखिए, यही परीक्षा में पंक्ति दे दी जाएगी और उसी में से पूछ लिया जाएगा कि कौन शब्द किसके लिए आया हुआ है। जो प्रिय से मिलने के लिए आतुर व्यक्ति उसके आने पर या आने की आशा पर बाहर अनेक प्रकार के सामानों द्वारा और भीतर प्रेम से जगमगाते अनेक सुंदर भावों द्वारा करता है। दूसरी पंक्ति में कवि का तात्पर्य यह है कि प्रिय दर्शन के लिए उत्सुक आंखें असंख्य सी हो रही, उन्हीं की ज्योति आकाश में नक्षत्रों के रूप फैले हुए। तीसरी पंक्ति चरम विजय का अभिप्राय है लगातार एकटक ताकते रहने में बाजी मारना। ठीक है, तो तीनों पंक्तियों की यहाँ पर एक तरीके से व्याख्या कर दी गई है। उम्मीद है कि आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। शुक्ल जी लिखते हैं कि पर इन शाम में प्रधान रचनाओं में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कल्पना है, जैसे छाया के प्रति इस कथन में, हाँ सखी आओ बाह खोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जावें दुत अंतर्धान। अब देखिए, ये पंक्ति आपको ध्यान में रखना है कि पंत की है। कई बार ये कंफ्यूजन में महादेवी वर्मा की भी लग रही है, तो इसलिए आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि महादेवी वर्मा भी तम इत्यादि शब्द का, प्रियतम, इनका खूब प्रयोग करती हैं। सखी से लगेगा कि महादेवी ही कह रही होगी, लेकिन सही मायने में ये कविता पंत जी की है। इसमें क्या है कि कवि कहता है कि छाया रूप जगत आओ मैं तुम्हें प्यार कर लूं, फिर तुम कहां और मैं कहां, मैं अर्थात मेरी आत्मा तो उस अनंत ज्योति में मिल जाएगी और तुम अव्यक्त प्रकृति या महाशून्य में विलीन हो जाओगे। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर हो गई कि व्याकुलता है, मिलन की व्याकुलता। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग टू रोमांटिसिज्म पर ही चलते। ये देखिए, पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। यहां से इसको तोड़कर बनाया जा सकता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता
तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग ट्रू रोमांटिसिज्म पर ही चलते। ये किसका कथन है? तो आपके मन में तुरंत अब आ जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आंसू यहाँ पर शब्द आया हुआ है, यानी कविता है। पंत जी ने आंसू नाम से कविता भी लिखी है, लेकिन आप देखेंगे कि जिस आंसू को हम जानते हैं वो दूसरे कवि की है, इनके समकालीन ही है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो कौन से कवि हैं। आगे मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं शुक्ल जी की, उन्हें यानी पंत प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। उन्हें इसी तरीके से आचार्य शुक्ल के कथन आते हैं प्राय कवियों के बारे में, सीधे सीधे नाम नहीं आता है, सर्वनामों का प्रयोग होता है। न जाने मैं कितनी बार ये बातें कह चुका हूं, ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया कि उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। जहां जहां शुक्ल जी को कवियों में हृदय दिखाई पड़ा, उन पर उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, चाहे वो सूरदास हो, तुलसीदास हो, जयसी हो। इसके बाद नाम आता है पंत का। केशवदास के बारे में उन्होंने बोल दिया कि वो उनके पास कवि हृदय नहीं था। यही कारण है कि छायावाद, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकृति का सौंदर्य चित्रण करने वाला उनके पास हृदय था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई। रहस्य भावना जहां है वहां अधिकतर स्वाभाविक है। पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएं, स्वप्न और मौन निमंत्रण, आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। पल्लव जिसमें कि रहस्यात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्वप्न और मौन निमंत्रण। ये कविताएं खूब परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, आपके दिमाग में आ गई। पर जैसा कि पहले कहा है कि पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविकता है, सांप्रदायिक यानी डॉगमेटिक नहीं। ये कथन आपको ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी का है कि पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविकता है, सांप्रदायिक डॉगमेटिक नहीं है, यानी किसी से प्रभावित नहीं है। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। व्यक्ति जगत नाना रूपों और व्यापारों के भीतर किसी अज्ञात चेतन सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कभी इसे केवल अतृप्त जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी ने पंत व प्रसाद की एक तरीके से तुलना की हुई है, और कई बार विद्यार्थी पीएचडी के टॉपिक को पूछते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक्स को बनाने में आपको दृष्टि मिल सकती है, ठीक है ना। तुलना भी कर सकते हैं आप कि पंत और प्रसाद की कविताओं में प्रेम के सौंदर्य के दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ पर बताया गया कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है। यानी जयशंकर प्रसाद ने अगर प्रेम को अभिव्यक्त किया है तो उसमें लिंग का कोई अंतर नहीं रखा है, लेकिन पंत जी ने यहाँ पर रखा हुआ है। इसी प्रकार वेदना की वैसी विभत्स विवृत्ति भी नहीं मिलती जैसा यह प्रसाद जी की है। यह देखिए पंक्ति बीच बीच में, अभी पंत जी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन शुक्ल जी अपने स्वभाव के अनुसार बीच में प्रसाद जी, क्योंकि समकालीनों पर भी इनकी नजर रहती है। और हमने अभी एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, उन्होंने लिखा कि वर्तमान लेखकों पर लिखना, सिर के अपने को बला लाना, सिर पर बला लाने का उन्होंने एक बात कही हुई थी। तो आपको कथन याद आ गया होगा, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि बोल ही देता हूँ। तो देखिए ये कविता है जो छिल छिल कर छाले फोड़े मलमल कर मृदुल चरण से, जगत के पारमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ शिशु को संबोधन करके कवि ने इस प्रकार की है। लिखते हैं कि न अपना ही न जगत का ज्ञान, न परिचित है निज नयन न कान, दिखता है जग कैसा
तात नाम गुण रूप अजान। कभी यह समझकर कि शिशु पर अभी उस नाम रूप का प्रभाव पूरा पूरा नहीं पड़ा है, जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप को छिपा देता है, उससे पूछता है कि भला बताओ तो यह जगत तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है। अगर किसी बच्चे से पूछेंगे तो शायद ही वो बता पाएगा कि यह जगत कैसा दिखाई पड़ रहा है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। ये देखिए कथन आपको ध्यान में रखना है कि छायावाद के भीतर ढेर सारे कवि हैं, लेकिन अगर देखा जाए प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध किसी का है तो वो पंत जी का है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है। तो ये कथन बिल्कुल ध्यान में रखिए, बदलते हुए पैटर्न में ये सब पूछा जा सकता है। आगे लिखते हैं कि पल्लव उच्छ्वास और आंसू में हम उस मनोरम खंड की प्रेमार्ध स्मृति पाते हैं। यह अवश्य है कि सुषमा की ही उमंग भरी भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। बादल को अनेक नेत्राभिराम रूपों में उन्होंने कल्पना की, रंग भूमि पर ले आकर देखा है। जैसे शब्दों पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब रंग भूमि आ रहा है तो तुरंत आपके मन में एक उपन्यास आ जाना चाहिए, बादल। कहीं न कहीं ये जो शब्दावली प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं वो अपने समय से प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जो पंत जी हैं इनकी कविताओं की शुरुआत 1918 के आसपास से मानी जानी चाहिए। इसके बाद इनकी जो रचना आप देख रहे हैं कि पल्लव जो चरम में मानी जा रही है वो 1928 के आसपास में आती है। रंगभूमि जो शब्द है यूं ही शुक्ल जी ने नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि इसके पहले एक उपन्यास लिख चुके हैं प्रेमचंद। तो देखिए कहीं न कहीं शब्दावलियाँ जो होती हैं अपने समय और समाज से प्रभावित भी होती हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि अचानक किसी के मन में कोई शब्द नहीं आता है, वो अपने समय और समाज से उन शब्दों को भी ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो भी शुक्ल जी के शब्दों को आप देख रहे हैं, उनका जो चयन है, वो अपने समय से जुड़ा हुआ है। लिखते हैं कि फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुचि ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। आगे लिखते हैं कि पर प्रकृति के बीच उस गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक ग्रीष्म की ज्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक, उसके दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। कल्पना के आरोप पर ही जोर देने वाले कलावाद के संस्कार और प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रकृति भूमि पर न देखने दिया जिस पर कालिदास ने देखा था। आरोप विधायनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गूढ़ और अगूढ़ संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। साम्य का आरोप भी निसंदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर काव्य में चला। वह जगत के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे और महीन संबंध सूत्रों की झलक सी दिखाकर नर सत्ता के सोनेपन का भाव दूर करता है। अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है। जब हम रमणी के मुख के साथ कमल, स्मृति के साथ अधखिली कलिका सामने पाते हैं, तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही सौंदर्य धारा से मनुष्य भी और पेड़ पौधे भी रूप रंग प्राप्त करते हैं। यहीं तक नहीं, भाषा ने व्यवहार की सुगमता के लिए अलग अलग शब्द रचकर जो भेद खड़े किए हैं, वे भी कभी कभी इन आरोपों के सहारे थोड़ी देर के लिए हमारे मन से दूर हो जाते हैं। यदि किसी बड़े पेड़ के नीचे उसी के गिरे हुए बीजों से जमे हुए छोटे छोटे पौधों को हम आसपास खेलते उसके बच्चे कहें तो आत्मीयता का भाव जग जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पंत जी का जो प्रकृति से प्रेम है उसका जिक्र शुक्ल जी ने अपने ही अंदाज में किया हुआ है। आगे वे लिखते हैं कि कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य चयन को अपने जीवन की साधना कहा है। जैसे लिखते हैं कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, कुटिल कांटे हैं कहीं कठोर, जटिल तरुजाल है किसी ओर, सुमन दल चुन चुन कर निशिभोर, खोजना है अजान वह छोर, मेरा मधुकर का सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन। तो नीचे की पंक्ति आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये किसकी पंक्ति है।
देखिए सवाल यहीं से बनते हैं और बाद में अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो हमारे लिए कठिन होने लगते हैं। मेरा मधुकर कासा जीवन कठिन कर्म है, कोमल है मन, ये पंत जी की पंक्तियां हैं। आगे लिखते हैं कि उस समय तक कवि प्रकृति के केवल सुंदर मधुर पक्ष में अपने हृदय के कोमल और मधुर भावों के साथ लीन था। कर्म मार्ग में उसे कठोर ही कठोर दिखाई पड़ता था। कर्म सौंदर्य का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ था, उसका साक्षात्कार आगे चलकर हुआ जब वह धीरे धीरे जगत और जीवन के पूर्ण स्वरूप की ओर दृष्टि ले गया। पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाए हैं। इसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने की है। जगत के परिवर्तनशीलता जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति को चिरकाल से क्षुब्ध करती आ रही है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सहृदयों और कवियों का मर्म स्पर्श करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कवि कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संबंध धारा के रूप में चलना पड़ा है। जहाँ कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक अर्थ समन्वित भावनाएं हैं, वहाँ कवि ने रोला छंद का सहारा लिया हुआ है। ये देखिए कथन आपको ध्यान में रखना है कि रोला छंद का सहारा कवि ने कहाँ लिया है, जहाँ पर कठोरता है, भयंकर की बात है, भव्य है, विशाल है, वहां पर रोला छंद। रोला छंद की जब भी बात आती है तो मुझे एक ही रचना नंददास की याद आने लगती है, शायद आप लोगों को भी याद आ गई होगी। आगे बात करते हैं। काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं है। सृष्टि के गुण अगुण मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्म स्पर्शी स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसका अनुभव शायद पंत जी को इस एक धारा से चलने वाली लंबी कविता के भीतर हुआ है। इसी से कहीं कहीं हम सीधे साधे रूप में चुने हुए मार्मिक तथ्यों का सहारा मात्र पाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि तुम नृशंस नृप सी जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पदमर्दित नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल वहनी बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। तो देखिए एकदम से संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। यही क्या है, चित्रमयी भाषा के रूप में है। चित्रमयी लाक्षणिक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत ही सफल प्रयोग इस रचना के भीतर हुआ है। उसके द्वारा तीव्र मर्म वेदना जगाने वाली शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा हुई है। एक उदाहरण लीजिए, फिर से उसी तरीके का उदाहरण यहाँ पर कि अरे निष्ठुर परिवर्तन अहे वासुकी सहस्त्रफन लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्हित निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुत्कार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास समीर सरल भौहों का सरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर विश्व हे परिवर्तन अतल से उमड़ अकूल अपार मेघ से विपुलाकार दिशावधि में पल विविध प्रकार अतल में मिलते तुम अधिकार। तो देख रहे हैं कि ये कविता थोड़ी सी लंबी यहाँ पर है, लेकिन इन पंक्तियों को अपने दिमाग में थोड़ा बहुत रख लीजिए, मैं भी कभी आ जाए तो वहां पर आपका सवाल गलत ना हो। लिखते हैं कि पहले तो कभी लगातार सुख का दुख में, उत्थान का पतन में, उल्लास का विषाद में, सरस सुषमा का शुष्कता और मलानता में परिवर्तन सामने ला लाकर हाहाकार का एक अतल में मिलते विश्वव्यापक स्वर सुनता हुआ क्षोभ से भर जाता है। फिर परिवर्तन के दूसरे पक्ष पर भी दुख दशा से सुख दशा की प्राप्ति पर भी थोड़ा दृष्टिपात करके चिंतनोन्मुख होता है और परिवर्तन को एक महाकरुण कांड के रूप में देखने के स्थान पर सुख दुख की उलझी हुई समस्या के रूप में देखता है। आप देख रहे हैं कि एक परिवर्तन आपको कामायनी में भी दिखाई पड़ता है,
जब पूरी जो सृष्टि है उसका प्रलय हो चुका है और एक व्यक्ति बचा हुआ है, तो वहां पर वो जो परिवर्तन है, प्रलय रूपी परिवर्तन, वो महाकरुण कांड के रूप में देखा गया है। लेकिन यहाँ पर पंत जी ने इसको सुख दुख की उलझी हुई समस्या के रूप में देखा है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत में नहीं हो सकती, जिसका सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है। लिखते हैं आगे कि आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गुण संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। तो ये पंक्ति छोटी है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे लिखते हैं कि इस प्रकार तात्विक दृष्टि से जगत के द्वंद्वात्मक विधान को समझकर कवि अपने मन को शांत करता है। कैसे करता है कि मूदती नयन मृत्यु की रात, खोलती नव जीवन की प्रात, म्लान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फलती फिर अम्लान, स्वी कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार, बिना दुख के सब सुख निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार। ये देखिए पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से क्षमा दया और प्यार। ये पंक्ति नीचे की महत्वपूर्ण है। आगे लिखते हैं, और जीवन के उद्देश्य का भी अनुभव करता है। वेदना ही में तप कर प्राण दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, अलभ है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मोल। साधना ही जीवन का मोल। मुझे नहीं पता है कि कितने विद्यार्थी धैर्य रखकर यहाँ तक मेरा साथ दे रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपको इस पंक्ति से प्रेरणा लेना पड़ेगा कि साधना ही जीवन का मोल है। आपको अगर परीक्षा में जाना है तो उसके लिए साधना भी करना पड़ेगा। आपको समय के अनुसार टाइम टेबल बनाकर नोट्स बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। तो पंत जी ने लिखा कि साधना ही जीवन का मोल है। जीवन का एक सत्य स्वरूप लेकर अत्यंत मार्मिक अर्थ पथ पर संबद्ध रूप में चलने के कारण कल्पना को क्रीड़ा और वाग्वैक चित्र पर प्रधान लक्ष्य न रहने के कारण इस परिवर्तन नाम की सारी कविता एक समन्वित प्रभाव पड़ता है। पल्लव के उपरांत गुंजन, जो कि 1932 में है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है और कड़ा रिवीजन करना है। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि पल्लव के उपरांत गुंजन में हम पंत जी को जगत और जीवन के प्रकृति क्षेत्र के भीतर और बढ़ते हुए पाते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष बोध से अतृप्त होकर, कल्पना की रुचिरता से तृप्त होने और बुद्धि व्यापार से क्लांत होकर रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रवृत्ति के साथ ही साथ बनी हुई है, कवि जीवन का उद्देश्य बताता है और इस चारों ओर खिले हुए जगत की हृदय को संपन्न करना सुषमा से। क्या यह जीवन सागर से जल भार मुखर भर देना, कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा वीड़ा से तनिक न लेना। पर इस जगत में सुख सुषमा के साथ दुख भी होता है, दुख भी तो है। इसके इस सुख दुखात्मक स्वरूप के साथ कवि अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है। सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। देखिए पंक्तियां हैं, इनको आप अगर अपने दिमाग में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कवि वर्तमान जगत की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख की अति है, कहीं दुख की। वह संभाव चाहता है, जग पीड़ित है अति दुख से पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से।